हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है हमारे ये जो क्रैश कोर्स सोशियोलॉजी का उसकी 4th वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी और उत्तर उपनिवेशवादी थिंकर्स को। जिसमें से पहले जो थिंकर है वो है हमारे एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड अपनी जो एक प्रमुख अवधारणा है ओरिएंटलिज्म, उसके लिए काफी फेमस है। इसके अलावा इन्होंने धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र की भी बात की है। तो ओरिएंटलिज्म क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो जो ये एडवर्ड सेड थे, तो इन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष था, तो उसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि वहां पे राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के बीच में अंतर है। जो पश्चिमी दुनिया है यानी कि यूरोप के लोग, वो लोग क्या हैं, वो लोग ऑक्सीडेंटल है, और जो पूर्वी दुनिया है यानी कि हम लोग ओरिएंटल हैं। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ऑक्सीडेंटल हैं उन्होंने सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो ओरिएंटल हैं उन पे अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है, उन पे शासन करते हैं। मतलब कि ऑक्सीडेंटल सुपीरियर हैं और जो ओरिएंटल हैं वो थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से। तो ये चीज इन्होंने ओरिएंटलिज्म की थ्योरी के माध्यम से बताई है एडवर्ड सेड ने। नेक्स्ट थिंकर है हमारे पियरे बोर्दियो। बोर्दियो किस चीज के लिए फेमस है? तो बोर्दियो की जो प्रमुख थियरी है वो है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। तो ये क्या है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो बोर्दियो की जो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा थी, ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पूंजीपति लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति को निम्न वर्ग पे थोपने का काम करते हैं। कैसे ये चीज होती है? तो बोर्दियो ने बताया कि जो हायर क्लास के लोग होते हैं, नहीं उच्च जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं समाज में, उनके पास कल्चर ऑफ एक्सीलेंस होता है। मतलब कि उनकी जो संस्कृति है वो संस्कृति ही ऐसी होती है कि उनको एजुकेशन के मामले में उनके बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं, जो कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको नहीं मिल पाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि फिर उन्हीं को जो दिखावटी चीजें हैं जो उच्च वर्ग की हैं उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो पिछड़ जाते हैं। मतलब कि एक तरीके से इन्होंने बताया, पियरे बोर्दियो ने, कि शिक्षा के द्वारा जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग पे अपना शासन थोपता है, अपनी संस्कृति को रिप्रोडक्ट करने की कोशिश करता है। कैसे? यहाँ पे जैसे इनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो इनके बच्चे बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे जो बच्चा है निम्न वर्ग का, उसको उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, तो वो उतनी अच्छी शिक्षा वगैरह प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इनका जो कल्चर है ये फिर से उतना ही अच्छा होता था। मतलब मम्मी पापा भी पढ़े लिखे, फिर उनके बच्चे भी पढ़े लिखे, फिर उनके भी बच्चे पढ़े लिखे। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ये लोग जैसे उनके माता पिता भी वैसे ही हैं, तो फिर उनके बच्चों को भी सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। तो जो शिक्षा है, ये उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो शिक्षा के माध्यम से या शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से अपने कल्चर को रिप्रोडक्ट करते हैं, अपनी संस्कृति को थोपने का काम करते हैं निम्न वर्ग पे। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक ही तरीके के लोगों का कल्चर एक तरीके का होता है। मतलब एक वर्ग के लोगों का कल्चर एक ही जैसा होता है। मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं तो उनका जो संस्कृति है वो एक जैसी होगी, निम्न वर्ग के हैं तो उनकी संस्कृति एक जैसी होगी। तो एक वर्ग के लोगों का संस्कृति एक जैसी होती है, जिसको इन्होंने कहा क्लास कल्चर। अब इन्होंने पूंजी के भी प्रकार बताए हैं। पियरे बोर्दियो ने 4 प्रकार की पूंजी बताई है। कौन कौन सी 4 प्रकार की पूंजी है, तो जल्दी से देखते हैं। तो पहली पूंजी जो इन्होंने बताई है वो है आर्थिक पूंजी। तो पहले आर्थिक हो गई। दूसरी पूंजी बताई इन्होंने सामाजिक पूंजी। तीसरी बताई है इन्होंने सांस्कृतिक पूंजी, और चौथी इन्होंने कौन सी बताई है, प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, तो कितने प्रकार की पूंजी इन्होंने बताई है, 4 प्रकार की। इसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर हमको संरचना को समझना है तो हमको तर्क के द्वारा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं वो तर्क से बंधी होती हैं। ठीक है, तो पियरे बोर्दियो में से क्या क्या चीजें पूछ सकता है एग्जाम में? एक तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा पूछ सकता है। क्या है कि उच्च वर्ग के लोग अपनी संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से निम्न वर्ग पे थोपने की कोशिश करते हैं, अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 4 प्रकार की पूंजी बताई, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक। इन्होंने क्लास कल्चर की बात करी है। इसके अलावा इन्होंने कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की बात करी। इनकी जो प्रमुख बुक है वो है डिस्टिंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट थिंकर है मिशेल फुको।
ठीक है। तो मिशेल फुको ने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया है, तो मिशेल फुको ने बात करी है सबसे ज्यादा डिस्कोर्स की। इन्होंने कहा है कि मनुष्य विमर्श के द्वारा नियंत्रित होता है, उसकी जो समस्त क्रियाएं हैं वो विमर्श के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अब ये विमर्श क्या होता है, विमर्श का मतलब होता है कि जैसे पूरा समाज है तो आपस में इन लोग ने इंटरेक्शन किया, इन लोग ने बात करी, तो एक जो कॉमन सी थिंकिंग निकल करके आती है वो है विमर्श। ठीक है। तो जब जब विमर्श जैसा होगा वहां की घटनाएं, व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं वो सब ऐसी ही हो जाएंगी, और जैसे ही विमर्श बदलता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। तो जो मनुष्य है, जो समाज है, वो विमर्श के द्वारा नियंत्रित होता है, ऐसा इन्होंने मिशेल फुको ने बताया है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने एपिस्टेमे का भी कॉन्सेप्ट दिया है, फुको ने एपिस्टेमे की भी बात की है। फिर इन्होंने बताया ज्ञान और शक्ति को इन्होंने एक दूसरे से कोरिलेटेड करके बताया कि जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उसके पास शक्ति भी उतनी अधिक होगी। मतलब अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा है तो आप लोगों पे शासन कर सकते हो, आप नॉलेज के बेस पे ही लोगों पे शासन कर सकते हो। फिर इन्होंने पागलपन को भी एक डिस्कोर्स बना। इन्होंने कहा कि पागलपन एक तरीके की हमारे दिमाग में एक विमर्श बना रहता है कि ऐसी ऐसी हरकतें जो करेगा तो वो पागल होगा। तो ये एक डिस्कोर्स है, एक तरीका विमर्श है। ठीक है। तो ये चीजें मिशेल फुको ने इंपॉर्टेंट से बताई। नेक्स्ट थिंकर है हमारे यूगेन हैबरमास। तो हैबरमास किस चीज के लिए फेमस हैं, तो वो जल्दी से देख लेते हैं। हैबरमास को माना जाता है क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे, यानी कि आलोचनात्मक सिद्धांतकार। आलोचनात्मक सिद्धांतकार वे होते हैं जो कि मनुष्य के उद्धार के लिए लिखते हैं अपना लेखन कार्य, मनुष्य के उद्धारक हितों की बात करते हैं कि किस तरीके से मनुष्य का जो शोषण से मुक्ति मिल सके पूरे तरीके से। ठीक है। तो वो उसके उद्धार की, शोषण से मुक्ति की बात करते हैं, वो लोग होते हैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट, उनको बोला जाता है। तो हैबरमास आपके क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे। तो इन्होंने बोला, इन्होंने ज्ञान की व्यवस्थाओं का सिद्धांत दिया। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्यों दिया ज्ञान की व्यवस्थाओं का, ताकि जो मनुष्य के हित हैं उनकी पूर्ति हो सके, मनुष्य के उद्धारक जो हित हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो इन्होंने 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के हित और 3 प्रकार की उसके कार्यकलाप या उसके साधनों की बात करी है। तो कौन कौन से वो 3 प्रकार के ज्ञान है, तो वो ज्ञान है आनुभाविक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान और थर्ड एक होता है आपके पास कि विश्लेषणात्मक ज्ञान। ठीक है। तो जब आपके पास आनुभाविक ज्ञान होगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप जो आपका मतलब जो आपके एक तरीके की जो टेक्निकल चीजें यानी कि तकनीकी हित, उनको पूरा कर सकते हो। फिर जब आपके पास ऐतिहासिक ज्ञान होगा, मतलब हिस्ट्री से यानी भूतकाल से आपने कुछ सीख रखा है, तो आप क्या करोगे, आपके जो व्यवहारिक हित हैं वो पूरे हो सकते हैं। और फिर जब आपके पास विश्लेषणात्मक यानी कि जो आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये लोग निम्न वर्ग पे शासन करते हैं, आधिपत्य जमाए रखते हैं, ये चीज आपको पता चल गई, तो फिर आपका जो उद्धारक हित है वो पूरा कर सकते हो। तो इसके लिए साधन क्या होते हैं, आपको अनुभविक ज्ञान और उस तकनीकी हित के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास होना चाहिए कि आपको क्रियाकलाप के द्वारा पूरा करोगे। और अगर आपको ऐतिहासिक जो ज्ञान है और जो आपका मतलब कि प्रैक्टिकली आपको कुछ भी चीजें अभी प्रेजेंट में करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो ऐतिहासिक ज्ञान है उसके लिए आप भाषा का प्रयोग करोगे। और जो आपका कोई भी उद्धारक हित है तो वो अगर आप विश्लेषणात्मक ज्ञान का प्रयोग करोगे तो वो कैसे करोगे, जब आपके पास प्राधिकार होगा। तो 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के हित और 3 प्रकार के क्रियाकलाप की बात करिए। ठीक है। तो ये चीज इन्होंने करी है, आनुभाविक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक आपके ज्ञान। और फिर आपका बताया है कि 3 प्रकार के उसी के बेस पे हित और 3 प्रकार के क्रियाकलाप। तो ये चीज इन्होंने ज्ञान की व्यवस्थाओं में बताई। उसके बाद इन्होंने 4 प्रकार के संकट की बात करी है। व्यवस्थाएं इन्होंने बताई हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई। कौन कौन सी, आर्थिक, सामाजिक और एक आपका हो गया राजनीतिक व्यवस्था। तो उसमें क्या होगा कि पहला तो आता है आपका जो संकट है आर्थिक संकट। अब ये चीज कब आती है, जब आर्थिक व्यवस्था में कुछ असंतुलन होता है या ठीक तरीके से निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। दूसरा संकट आता है विवेकीकरण का संकट। जब राजनीतिक व्यवस्था में ठीक तरीके से निर्णय नहीं लेते हैं तब आता है विवेकीकरण का संकट। ठीक है, कि ठीक तरीके से उनको पता नहीं होता चीजें कैसे करनी है। उसके बाद जब आपका सामाजिक या कह लो जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो कल्चर है,
उसमें सही तरीके से प्रतीकों का निर्माण नहीं हो पाता है, सही तरीके से प्रतीक नहीं बन पाते हैं, तो लोगों के पास में प्रेरणा की कमी हो जाती है। तब आता है अभिप्रेरणात्मक संकट। और जब ये तीनों संकट आते हैं, यानी कि अभिप्रेरणात्मक संकट आता है, तब आपका आता है वैधता का संकट। वैधता का संकट क्या है कि यहाँ पे व्यक्ति के पास ये चीज हो जाती है कि वो किस ज्ञान को वैध माने, किस चीज को सही माने, कौन सा ज्ञान सही है, किसको सही माने। वो अब जैसे आपके सामने अभी है, वैधता का संकट आता है बहुत बार कि आप अपने टीचर की बात को सही मानो या फिर जो गूगल पे दिखाया जा रहा है उस चीज को सही मानो। तो वैधता का संकट तभी आता है जब सही तरीके से अभिप्रेरणात्मक चीजें कल्चर विकसित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने बताई। ये 4 प्रकार के संकट की बात करी और 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की बात करी। हैबरमास ने बताया कि वर्तमान जो पूंजीवाद है, इसने एक तरीके से मनुष्य की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो उसका जो डिस्कोर्स के जो स्थान थे, जो एक विमर्श जहाँ पे व्यक्ति करता था, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, उनका बिल्कुल पतन हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से फिर व्यक्ति अपनी समस्याओं को सॉल्व करता था, लेकिन उन चीजों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक स्फेयर है, किसकी बात करी इन्होंने? पब्लिक स्फेयर की। तो वहां से क्या बनता था? डिस्कोर्स बनता था, लेकिन पब्लिक स्फेयर को बिल्कुल खत्म कर दिया है पूंजीवाद ने। तो पब्लिक स्फेयर के अभाव में व्यक्ति क्या करता है? मानता है कि तकनीकी के द्वारा हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो इस चीज को इन्होंने कहा है टेक्निकल कॉन्शियसनेस। मतलब हम मान लें कि सब कुछ तकनीकी के द्वारा सॉल्व हो सकता है, और ये जो नया संसार है इसको उन्होंने कहा है न्यू ब्रेव वर्ल्ड। तो ये चीजें हैबरमास की इंपॉर्टेंट सी हैं। ठीक है, इसके अलावा विधि सम्मत संकट, वही जो वैधता का संकट है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट सा है इनके लिए। अगले जो हमारे थिंकर हैं वो हैं एंथनी गिडेंस। अब गिडेंस का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? तो गिडेंस का वैसे बहुत सारी थियरी इन्होंने दी है, लेकिन इन्होंने जो संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो संरचनाकरण क्या है? तो संरचनाकरण में गिडेंस ने बताया कि ना तो समाज इंपॉर्टेंट है, ना तो व्यक्ति। मतलब हम किसी एक पे बेस्ड होकर संरचना का अध्ययन नहीं कर सकते। संरचना का निर्माण व्यक्ति और समाज दोनों से ही होता है। अब व्यक्ति को इन्होंने बता दिया कि उसकी एजेंसी, ठीक है, व्यक्ति क्या है? एजेंसी। और यहाँ पे क्या होते हैं? संसाधन, और यहाँ पे होते हैं नियम। तो हम दोनों पे ही डिपेंड होंगे। एजेंसी का मतलब हो गया कि किसी की कार्य करने की क्षमता, कि कितना वो अपने कामों को करने के लिए सक्षम होता है। और जो ये समाज है, समाज कितना इसके कामों को करने के लिए इसको बाधित कर सकता है कि आप नियमों को फॉलो करो। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आया था कि सक्षम करना और बाधित करना, तो वो चीज यही पे है कि एजेंसी का मतलब हो गया कि कितना व्यक्ति सक्षम है कि अपने कामों को पूरा कर सके, और समाज कितना सक्षम है, संरचना कितनी सक्षम है उसकी, जो कि उसके नियमों को मनवा सके, अपने नियमों को मनवा सके। ठीक है, तो सक्षम करना और बाधित करना, ये बाधित करती है, और जो एजेंसी है वो सक्षम करती है अपने कामों को। तो इन दोनों पे ही ध्यान केंद्रित किया, और इन दोनों के ही प्रोसेस को इन्होंने कहा संरचनाकरण। ये व्यक्ति यानी कि यहाँ से एजेंसी है, यहाँ से नियम है, यानी कि समाज। ठीक है, तो ये दोनों में अंतःक्रिया चलती रहती है और इन्हीं से मिलकर के बनता है संरचना। तो इसी को उन्होंने बताया कि ये है संरचनाकरण। और क्या क्या गिडेंस ने पछेती आधुनिकता का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो आधुनिक समाज है ये एक तरीके का रिफ्लेक्सिव सोसाइटी हो गया। रिफ्लेक्सिव कैसे? तो इन्होंने कहा कि समय और दूरी, यानी कि स्थान की जो दूरी है वो सिमट के रह गई है। जो कोई भी घटना दूर घटित होती है उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ता है, सभी कंट्री पर पड़ता है। तो जो ये ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, इस प्रक्रिया में संपूर्ण राष्ट्र जो है एक तरीके से एक ही देश बन करके रह गए। यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, बॉर्डर पावर कंटेनर्स। इसके अलावा इन्होंने आधुनिक समाज के लिए बताया कि इसमें सर्विलांस पावर होना चाहिए, निगरानी की क्षमता होनी चाहिए, और इसमें रिफ्लेक्सिविटी भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आधुनिक समाज में होनी चाहिए, ये एंथनी गिडेंस ने बताया। नेक्स्ट जो है थिंकर वो है मैनुअल कैस्टल। मैनुअल कैस्टल का जो सबसे इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है वो है सूचना समाज। इन्होंने कहा है कि आज का जो समाज है ये सूचना समाज है। सूचना समाज क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है सूचना।
सूचना के आधार पर ही सारी चीज़ें हो रही हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। एक तरीके से सूचना के बेस पे लोग कंट्रोल कर रहे हैं आपको। जिसके पास ज़्यादा सूचना है, जो जैसा चाहता है वो आपको वैसी इन्फॉर्मेशन। तो जो हाई क्लास के लोग हैं वो लोग सूचना के आधार पर, एक तरीके से पूंजीवादी जो लोग हैं वो सूचना के आधार पर आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सूचना ही एक तरीके से सर्वोपरि हो गई है। वर्तमान का जो संसार है इसमें ये चीज़ बताई कैसल ने। इन्होंने बताया कि जो सूचना है वो पण्य वस्तु है, मतलब सूचना की बिक्री की जा सकती है, इन्फॉर्मेशन की बिक्री की जा रही है। जिसके पास सूचना है वो बहुत सारे पैसे, बहुत सारा पावर अपना रहा है, उसको मिल रहा है ये चीज़ें। और सूचना के बेस पे ही प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये प्रोडक्शन जो है ये मास प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि बहु उत्पादन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा, मतलब कि सारे जो पूरा वर्ल्ड है एक ही जैसे हो गया ना, एक ही राष्ट्र के जैसे, तो अलग अलग जगहों पे ये चीज़ें पहुंचाना आसान है। तो मास प्रोडक्शन हो रहा है और इसके सेंटर में कौन है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन हो रहा है। उपभोक्ता से रिलेटेड चीज़ें एकत्र की जा रही हैं, कि इन्फॉर्मेशन एकत्र की जा रही है कि उसको कैसी चीज़ें पसंद है, और वैसा ही उत्पादन हो रहा है। इन्होंने अमेरिका के शहरों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये सूचना समाज का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको इन्होंने कहा है कि ये एक तरीके का उत्तर औद्योगिक समाज ना होकर के उत्तर कृषि समाज है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बताई है मैनुअल कैसल ने। इम्पोर्टेंट से ये इनसे रिलेटेड थियरीज थी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।